करते हैं आपकी शाम की कक्षा में, जो कि होती है प्रतिदिन 8 से 9। और हम इसमें आज देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सा अच्छा एक तरीका होता है बच्चा कि जब आप पहली बार हिंदी से जुड़े, साधारणतः ये होता है कि आपको लगता है कि नहीं साहब हम टॉपिक पढ़ लें और पहले हम ये सारा टॉपिक जान लें फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एक ये तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आपको सीधे नदी में फेंक दिया जाए तो वहां आप हाथ पैर मारे। तो तैराने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बढ़िया सूट वूट लगा के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हौले हौले 5-6 महीने लग जाते हैं सीखने में तैराकी। और एक होता है कि साहब इंस्टेंट जरूरत है और 4 दिन में हमको तैरना सीखना है, तो आप लर्नर के पास जाइए, सीखने वाले के पास जाइए जो आपको ट्रेन करता है। मैं गया हूँ, मैं तो बचपन से तैरना जानता था, दुनिया क्या कहूँ। मैंने और तमाम मित्रों को देखा है। तो वो क्या करता है कि 1-2 दिन हाथ पांव मारना सिखाता है और उसके बाद सीधे गहरे पानी में डाल देता है। अब वो खड़ा रहता है बचाने के लिए तैयार, और वो हाथ पांव ऐसे छप 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 मारते रहते हैं और फाइनली वो 2-4 दिन में सीख जाते हैं। ये जो प्रश्नोत्तर होते हैं, ये मेरी अपनी विधा है। मैं आपको सीधे सीधे समंदर में ले आकर के तैरना सिखा दूंगा। मतलब कि अगर आप एक सवाल हमसे डिस्कस कर लेंगे तो आप ऐसे 3-4 सवाल परीक्षा में 100% करके आएंगे। ये तरीका है हमारा, इस तरीके को समझिए। हम आपके सामने कुछ 15-20 प्रश्न लेकर के आते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं कि आपके पास हिंदी की वर्तमान समझ कितनी है और उस एक सवाल के सारे कंसेप्ट आपसे डिस्कस करते हैं। तो हम अपने पर डे रिचुअल रोज रात 8 से 9 के इस श्रृंखला में हाजिर हैं आपके साथ आज कुछ प्रश्नों के साथ। तो आइए, पहला सवाल आपके सामने है। ऋषभ बाबू पूछ रही है। प्रश्न है और बाकी हमारी बीपीएससी कैटेगरी में आपका हमेशा स्वागत रहता है। ये बिहार की विशेष कक्षा है। आप सबों का बार बार स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, परिणति सामने लिखा है, इसका समानार्थी इनमें से क्या है? अब आप समझिएगा, आप यहाँ पर 5 शब्दों के अर्थ जान जाएंगे। खुश रहे बच्चा, 5 शब्दों के अर्थ जान जाएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पर्यायवाची भी रूप रटने की चीज नहीं है, बस अमरनाथ की संगत करने की जरूरत है। साथ बैठ जाइए, आ जाएगा। पहला सवाल, परिणति। पोल आपके सामने और आपको बताना है कि परिणति का अर्थ क्या होगा। मंजर जी स्वागत है, कमलदीप भैया खुश रहिए, आर के स्वागत है, भावेश वेलकम आपका। बहुत बढ़िया। 53% लोग, 56% लोग सेंस रखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। मीनाक्षी डीएम ऑफिस, पूजा अधिकारी, पूजा, सबका स्वागत है बच्चा। 54% लोग मात्र सही हैं, ओनली 54%। सबको नमस्ते। हाँ, बहुत गजब शब्द है। आपने सुना होगा ये शब्द, मुझे लगता है अगर आप थोड़े हिंदी निष्ठ सीरियल देखें, थोड़ा वो लक्ष्मीबाई या रामायण या ऐसे कुछ सीरियल देखें जिनमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है, तो आप वहां परिणति शब्द सुनते हैं कि इस कार्य की परिणति क्या होगी, इस जीवन की परिणति क्या होगी। कभी कभी इस समय पढ़ा अच्छा, कल से पढ़ाना शुरू करूंगा माधवी। अच्छा अरे तो खाली आप सुना करिए तो भी फायदा हो जाएगा, सुना करिए फायदा हो जाएगा। और बाकी कल से इसमें एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूँ बच्चा। कल बिहार के इस पूरे सीजन में एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो दरोगा और ईएसआई के पेपर के लिए स्पेशली काम करेगी। कल से मैं टॉपिक लूंगा, जैसे पहला टॉपिक होगा हमारा वर्ण, तो मैं वर्ण की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताऊंगा। फिर वर्ण के क्वेश्चन आंसर ले लिया करूंगा। तो टॉपिक के अनुसार मैं कल से बिहार में कार्यक्रम शुरू करने वाला हूँ, तो आप टॉपिक के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। चलिए, तो परिणति का समानार्थी क्या हो जाएगा बच्चा? परिणति का समानार्थी हो जाएगा परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम। आपने सुना होगा परिणति, इस कार्य की परिणति क्या होगी, इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। तो बच्चा परिणति सदैव परिणाम या रिजल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। फैजान, प्रिंस, सीमा, सबका स्वागत है। परित्राण क्या होता है? आपने सुना होगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वहां परित्राण शब्द का क्या अर्थ है? नमस्कार, स्वागत, खुश रहिए। परित्राण शब्द का क्या अर्थ है? परित्राण का अर्थ होता है किसी को तार देना, पूरी तरीके से उसका त्राण कर देना, यानी कि उसको बचा लेना। तो परित्राण का अर्थ बचा लेना या तार देने का भाव होता है। परिमाण क्या होता है? क्वांटिटी होती है।
परिमाण क्वांटिटी होती है, मात्रा को कहा जाता है कि भाई इसका परिमाण कितना है, इसका वजन कितना है, इसकी मात्रा कितनी, उसको परिमाण कहते हैं। अब अवशिष्ट या अपशिष्ट बचे हुए के लिए आता है, तो ये इतने शब्द हो जाएंगे, परिणति का समानार्थी परिणाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, बड़े सुंदर सुंदर दांत हैं आपके, इन सुंदर सुंदर दांतों को और क्या क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप बताइएगा कि इनमें से, बहुत शुक्रिया डीएम ऑफिस जी, बहुत धन्यवाद। इनमें से कौन सा शब्द है जो दांत का पर्यायवाची नहीं है? दांत का पर्यायवाची नहीं है, बताइए क्या नहीं? दांत का पर्यायवाची नहीं है। बहुत गजब, दो ऑप्शन पर एकदम कांटे की टक्कर जा रही। महिमा बच्चा पूछ रही है, स्वागत है। और ए और सी में एकदम कांटे पे बराबर बराबर टक्कर, बहुत बढ़िया। पोल चल रहा है मनीष, पोल चल रहा है, पोल फिनिश, पोल चल रहा था। हाँ, कांटे की टक्कर थी। देखिए भैया, भैया खुश रहिए, स्वागत है। आप समझना, देखने में लग रहा था, अच्छा दंत तो दशन और दाढ़ी में कांटे की टक्कर चली है। दंत तो दांत का पर्यायवाची होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम दंत दांत का पर्यायवाची होता है। अच्छा रदन भी दांत का पर्यायवाची होता है, और बच्चा दशन भी दांत का पर्यायवाची होता है। जो दांत का पर्यायवाची नहीं होता है वो होता है दाढ़ी। दाढ़ी पोल नहीं आया था बच्चा, नेट इशू कभी कभी हो जाता है, इस वजह से पोल नहीं आता है। आप रिफ्रेश कर लिया कीजिए बीच बीच में, तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो आप समझिएगा। अच्छा आगे से सुन लीजिए। अच्छा दाढ़ी का अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हैं? किसी को दाढ़ी का अर्थ बताओ? अमरूद नहीं? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनीता जी स्वागत है आपका। अरे वाह, ज्यादातर लोग सही हैं। जिस प्राइमरी अर्थ में दाढ़ी लिया जाता है बच्चा, जय श्री राम, जिस प्राइमरी अर्थ में दाढ़ी लिया जाता है वह प्राइमरी अर्थ है अनार। अनार, दाढ़ी किसको कहते हैं? अनार। दांत जो है वो दाढ़िम के समान है, यानी दांत जो है वो अनार के दाने के समान है। तो बच्चा दाढ़िम का अर्थ अनार है। दंत, दशन, रदन, बहुत बढ़िया। अरे वाह, मजा आ गया, इतने सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। दंत, दशन, रदन, ये सारे के सारे। हाँ, नहीं दाढ़िम नहीं होता है बच्चा, दाढ़िम होता है, दाढ़िम, दांडिम नहीं। रत्नम दाढ़िम, ये देखिए ना, ये नीचे वो बिंदु लगा हुआ है। हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं दाढ़िम के तौर पर, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, दाढ़िम होता है, भूलेंगे नहीं सर। बस यही यही इसीलिए तो पढ़ाता हूँ कि आप भूले नहीं, एक बार बैठेंगे और पर्यायवाची याद हो जाएगी। हाँ, और हजार नाम होंगे, और तमाम नाम होंगे, यहाँ पर तो याद रखिए, पूछ रही है कि दंत, दशन, रदन, ये तो दांत का पर्यायवाची है। अब दाढ़िम भैया अनार का पर्यायवाची। अगले सवाल पर, थोड़ी इसमें जीएस की जानकारी है और व्याकरण का प्रश्न है। व्याकरण का सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये वाक्य कैसा वाच्य है। आप पहले इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं वाच्य समझा दूंगा, ऐसा बता दूंगा कि भूलिएगा नहीं। वाह, ये गजब रहा भाई। बहुत सारे लोग अचानक एक गलत जवाब पर लंबी श्रृंखला में चले गए अब तक। देखो, इन प्रश्नों को डिस्कस करने का मजा बस यही है कि मैं आपको यहीं पर आपको बता दूंगा कि वाच्य क्या बना है। इसको समझ जाएंगे तो अगली बार को जब वाच्य सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा। खाली 33-30% जवाब आयो है जी, है? ये तो अच्छा ना है। अब तक 3 आउट ऑफ 3 में खाली 5 आदमी सही, बाकी देखिए। अच्छा, महिमा बच्चा नेट रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए नेट, तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। अंग्रेजी में आपने वाच्य का समानार्थी एक टॉपिक पढ़ा है, पता है क्या पढ़ा है? वॉइस पढ़ा है। वॉइस,
वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव होता है, अंग्रेजी में दो है, हिंदी में बच्चा तीन है। एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ठीक। अब एक तीसरा हिंदी में होता है। पोल आके गया बच्चा, देखो नेट का इशू हो जाता है कभी कभी, रिफ्रेश कर लिया कीजिए बच्चा, ना आवे तो उस बात को सुनिए, प्रश्नोत्तर बहुत जरूरी नहीं है। मैं एक बार अपनी तरफ से नेट चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है मेरी ओर से सब ओके है। क्या हमारी तरफ से सब ओके आ रहा है भैया, कंफर्म करें हमें। हाँ, तो मतलब आपकी तरफ हो सकता है नेट का इशू हो, तो बस एक बार चेक कर लिया करे बच्चा, रिफ्रेश कर लिया करे बीच बीच, ठीक है। अच्छा, एक्टिव क्या होता है, तो अंग्रेजी में आपको याद होगा एक्टिव क्या होता है। एक्टिव वॉइस होता है कि कोई बंदा काम करने वाला हो, यानी वाक्य में कर्ता को फोकस किया जाए तो कर्तृवाच्य होता है, एक्टिव वॉइस होता है। और अगर वाक्य में भाव को फोकस किया जाए, यानी कर्म को फोकस किया जाए तो पैसिव वॉइस होता है। याद करिए, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। एक पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो बच्चा यहां बताइए फोकस कौन है, ये बताओ। किसी ने तो स्थापना की होगी, क्या उसका नाम मेंशन है, नहीं है। तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो बच्चा किसी ने तो की। अगर वाक्य लिखा होता मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तब आप कहते हैं यह कर्तृवाच्य। और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो भाई किसके द्वारा हुई, वो कर्ता मेंशन नहीं है। आप याद करिए, लेटर इज रिटन बाय हिम। और कई बार जैसे अस्वस जो प्लूरल हो वो हम बाद में नहीं लगाते हैं, तो हर बार जरूरी नहीं कि हम कर्ता मेंशन करें। लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पतंग उड़ाई जा रही है, गेहूं पिस रहा है, इन सब वाक्यों में कर्म प्रधान है, और कर्म अगर प्रधान है तो बच्चा कर्मवाच्य हो जाएगा। वही अंग्रेजी वाला खेला कि हिडन है, मेंशन नहीं है, हिडन है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अच्छा, एक चीज होती है हिंदी में भाववाच्य। भाववाच्य कब होता है बच्चा, जब क्रिया प्रधान होती है, जब वाक्य में क्रिया को प्रधानता दी जाती है तो भाववाच्य होता है। क्रिया को प्रधानता दी जाती है तो भाववाच्य होता है। क्रिया क्या होती है, जैसे हम आपसे कहें कि अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे बैठा नहीं जाता, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो वाक्य में किसको फोकस है, चलने पर, बैठने पर, खाने पर, इन्हीं पर तो फोकस है ना। तो जिन पर फोकस होता है वही वाच्य हो जाता है, कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य, अगर कर्म प्रधान तो कर्मवाच्य, और अगर क्रिया प्रधान तो भाववाच्य हो जाता है। बस इतना सा वाक्य याद रखिएगा तो कम से कम वाच्य नहीं गड़बड़ाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। वैसे वर्तनी शुद्धि जब मैं पूछता हूं तो मैं हिला डुला देता हूं, लेकिन आज हाँ जनरली निगेटिव होगा, जनरली निगेटिव होगा। कई बार पॉजिटिव सेंस में वर्क पर फोकस बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली मैं निगेटिव शब्द नहीं जरूर जुड़ता है। करते भाववाच्य की विशेषता है कि नहीं जरूर जुड़ता है। हाँ, वैसे सरल सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। बहुत सरल है मेरे हिसाब से, इतनी सरल वर्तनी मैंने आज तक ना पूछी। इनमें से जो सही शब्द है वो बता दीजिए क्या होगा। ओ, इसमें भी इतने गड़बड़ा गए। 53 54, बस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए हैं। इतनी धज्जी धज्जी करोगे और सवाल इतना सरल है। अच्छा कोई बात नहीं, नेट की वजह से गलत हो गया, चलता है, नेट का तो इशू आता जाता रहता है, इसका बहुत टेंशन नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए भाई, इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। ये जो प्रत्युपकार लिखा है ये गलत लिखा है। गजब करता ही नहीं था सिद्धार्थ बाबू, बहुत कम लोग जवाब दे पाए, मुझे लगता था सब सही करेंगे। देखो, ये जो अवतरित लिखा है ये गलत लिखा है, ये जो श्यामल लिखा है ये गलत लिखा है। एकदम सही शब्द खाली विवेचन है। तो मां साहब बाकी सबका सही क्या होगा, तो आप देखिए बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती है, छोटा ऊ की मात्रा होती है। ये शब्द होगा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, ये होगा सही शब्द। हाँ। अच्छा, सिंपल की उम्मीद ही नहीं रहती, सिंपल की उम्मीद ही नहीं रहती, इसीलिए गलत कर देते हैं।
अच्छा, अभी अभी बोल लेता हूं। और अवतरित नहीं होता है बच्चा, अवतरित शब्द होता है, अवतरित। और श्यामल कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। अब ना गड़बड़ाइयो भाई। एक अगला सवाल, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सरल सवाल है। ऐसे सवाल वर्तनी वाक्य शुद्धि में बहुत पूछे जाते हैं। कोई परीक्षा देने जाएंगे आपको वाक्य शुद्धि मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िए। गड़बड़ कहाँ है पहचानिए, और आपको बताना है कि कौन सा, किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, उचित प्रयोग किया गया है, सॉरी, किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि विशेषण का उचित प्रयोग किसमें है। यानी कि सवाल यह है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। उचित विशेषण का प्रयोग अर्थात शुद्ध वाक्य। नहीं नहीं, हटा दीजिए, नहीं नहीं होगा, मैंने मिटा दिया। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य। हाँ बढ़िया है। ये जो मैं प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत सफल जा रही है। अच्छा, कल से बिहार में एक स्पेशल केस चल रहा है। कल से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बिहार में। कल से वर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, कल से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, टॉपिक। तो वर्ण भी देख लेते हैं। मतलब ओवरऑल बहुत डिटेल से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि आपका काम चल जाए, ठीक है। बहुत डिटेल से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि काम चल जाए। और सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, वर्ण वर्ण के बाद टॉपिक ऐसे करके पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, कल का टॉपिक वर्ण होगा, कल का टॉपिक वर्ण होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग क्या होगा। तो बच्चा देखो, सही यही है बस, और बाकी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? उसमें एक गोपनीय रहस्य है। राधे कृष्णा बच्चा, राधे कृष्णा। तो बच्चा, रहस्य स्वयं छुपा हुआ होता है। कोई बात नहीं, रहस्य का मतलब छुपा हुआ, और इस रहस्य में आप गोपनीय शब्द नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। राजवंशी जी हेलो, स्वागत है। आप जैसा अच्छा सज्जन, याद रखो बच्चा, कि ये अच्छा शब्द सज्जन के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सज्जन में दो शब्द ऑटोमेटिक इनबिल्ड है। एक सत जुड़ा हुआ है, एक जन जुड़ा हुआ है। और ये शब्द सही कैसे होगा? इसको जब हम सज्जन, तो सत माने अच्छा, जन माने लोग। तो जब अच्छा लोग ऑलरेडी सज्जन में है, तो इस अच्छा लोग के आगे आप अच्छा कैसे लगा सकते हैं? डबल रिपीट हो जाएगा, इसलिए गलत है। और भाई साहब, बर्फ के आगे कौनो ठंडा लगाया है आज तक? ठंडा पानी समझ में आता है। अब कोई आपसे कहे ठंडा बर्फ ले आओ, तो कहीं गर्म बर्फ मिलता होगा भाई साहब, तो हम ठंडा बर्फ आपको ला देंगे, और वो मिलता नहीं है, इसलिए ये भी प्रयोग गलत है। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? सही शब्द होगा, वहां ज्वर की सबसे अच्छी चिकित्सा होती है सर्वोत्कृष्ट। ये बहुत कॉमन है। अब ऐसी गलतियां उम्मीद करता हूं अगर आप हमारे नियमित छात्र हो गए हैं, तो आप ऐसी गलतियां तो दौड़ के पकड़ते होंगे, बस यही गलत है। बात समझिए। अगले सवाल पर, गजबम प्रश्नम, इट इज तद्भवम, तो बतायम कि कौन सा संयम। हाइड्रोजन होती है वारमाइस। अब वारमाइस नहीं बच्चा, उसको ड्राई आइस बोला जाता है। हाइड्रोजन ही कार्बन, कार्बन ड्राई आइस होती है, हाइड्रोजन वार्म आइस ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार देखिएगा, ड्राई आइस मुझे याद है, वार्म आइस नहीं याद है। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड संभवता होती है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नहीं, D2O भारी जल होता है, उसको भी आइस से रिलेट नहीं करते बच्चा। D2O भारी जल होता है, उसको भी आइस से रिलेट नहीं करते। अच्छा, बता रहा हूं बच्चा, पहले सहृदयता, तो ता प्रत्यय है, उसमें कुछ टेंशन क्या, सहृदय में ता प्रत्यय लगा दिया, सहृदयता हो गया। ता प्रत्यय है बच्चा, तो लिखा। नाइसली डन। अच्छा, आप स्लाइड होगा, कोई बात नहीं। नेट का इशू शाम को हो जाता है आजकल, मौसम भी हर जगह खराब रहने लगा है, तो मौसम की खराबी में ये हो जा रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है बच्चा, 60% लोग सही जवाब बता पाए हैं। देखो, ये जो सूत लफ्ज है, ये तद्भव है। जो तत्सम होता है, जो तत्सम होता है वो संस्कृत होता है। ये सब संस्कृत है, विष, स्वार्थ, अनुच्छेद। हाँ भैया, जरूर मार्गदर्शन करेंगे, खुश रहो। बताओ कहाँ अंगद बाबू, क्या गड़बड़ है, हम ठीक करें। और ये जो सूत है, इसका सही शब्द क्या होगा? सूत्र होगा।
नहीं भैया, अगर सुत होता तो बेटा हो जाता, तब तो पुत्र हो जाता। सूत्र माने धागा, और सूत्र से हमने सूत बनाया है, तो सही शब्द होगा सूत। हाँ, सूत बेटा वाला होता है। अनुच्छेद का कोई तद्भव नहीं होगा सपना। एक बात बड़े अच्छे से जान लो, जो जिंदगी में सुधरा होता है उसके बिगड़, आप समझिएगा, जो बिगड़ा हुआ होता है वो कभी सुधरा था, ये पक्का है। इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेना। तो सिद्धांत जब वहां सूत कहते तो वो बेटा होता है, यहाँ सूत धागा है। हाय राम, बहुत बहुत समझाना पड़ेगा। देखो, सुत माने पुत्र, पवन सुत हनुमान की जय, वहां पर पवन पुत्र हनुमान की जय है। और जब यहाँ सूत लिखा होगा भैया, सूत, तो सूत जो है वो सूत्र का बिगड़ा हुआ रूप है, अर्थात क्या है, धागा है। ठीक, ना गड़बड़ाइयो, अब धागा है। अच्छा, अच्छा, आप समझिएगा। तो इनमें से तद्भव शब्द क्या है, ये हमको समझाना था, ये हमने बता दिया। अब एक चीज बताता हूँ, किसी ने पूछा कि मतलब अनुच्छेद का क्या होगा, तो बताइए, एक बात समझिएगा। एक लफ्ज है तत्सम और एक शब्द है तद्भव। जब मैं तद्भव कहता हूं तो इसके माने होता है परिवर्तित, बिगड़ा हुआ, बदला हुआ। परिवर्तित मतलब बिगड़ा हुआ या बदला। अच्छा, ये जो तत्सम है ये शुद्ध है, सही है। अब एक बात समझो बच्चा, जो बिगड़ा है पक्का है कि कभी सुधरा हुआ होगा, कोई संदेह इतने में। अगर बिगड़ा है तो ये पक्का है कि वो कभी ना कभी सुधरा हुआ रहा होगा। लेकिन हर सुधरा हुआ बिगड़े क्या जरूरी है? मतलब कबीरदास के ऊपर आप आक्षेप लगा सकते हैं क्या? आजकल के बाबा आबा हैं, इनके ऊपर आप लगा सकते हैं, तमाम सारे लोग हैं जिनके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो सुधरे हुए हैं, जो सच्चे, तो हर सुधरा बिगड़े या जरूरी नहीं, लेकिन हर बिगड़ा कभी सुधरा जरूर था, ये पक्का है। यानी कि हर तद्भव का तत्सम होना अनिवार्य है। बात समझिएगा, हर तद्भव का तत्सम होना अनिवार्य है, लेकिन हर तत्सम का तद्भव हो यह जरूरी नहीं। हर तत्सम का तद्भव हो यह जरूरी नहीं, यानी अनुच्छेद का कोई तद्भव नहीं होगा। विष अपने रूप में रहेगा, इसको विष कह सकते हैं। स्वार्थ शब्द स्वार्थ हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद नहीं बिगड़ेगा भैया, जैसे अनुच्छेद नहीं बिगड़ेगा। क्लियर है? जैसे विष को विष कह देते हैं, विष, इसको बिगाड़ लिया गया। बाबा तुलसी ने कई बार इसका प्रयोग किया है, विष। सूरदास विष का प्रयोग करते हैं। स्वार्थ को स्वार्थ कहा गया, परमार्थ को परमार्थ कहा गया, तो ये शब्द क्या हो गया, स्वार्थ। तो स्वार्थ बिगड़ा है, विष बिगड़ा है, लेकिन स्वार्थ और विष शुद्ध है, तो अनुच्छेद नहीं बिगड़ सकता। और सूत सूत्र से बिगड़ा है, इसलिए तद्भव मात्र सूत होगा, बाकी। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पर बढ़ता। बड़े गजब गजब सवाल है, खोपड़ी हिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा तो आनंद आ जाएगा, और वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। मजे का फायदा यही है। बताओ, अंतर के पट खोल रे गोरी, गाना सुने हो क्या? गजब, बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई। अंतर के पट खोल, तो बताओ अंतर पट खुलना का क्या अर्थ होता है? अंतर पट खुलना का क्या अर्थ होता है? अंतर के पट खोल, भैया ये हम नेट नहीं चला रहे हैं, हम चेक कर ले रहे हैं कि हम एकदम ओके चकाचक चल रहे हैं कि नहीं, कोनो गड़बड़ तो नहीं। हाँ, जब हम बोलते हैं तब बोलते हैं। बी और सी में कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन इस कांटे में बी मार गया है पलड़ा। हाँ, बिख भी कह देते हैं बच्चा, विष भी कह देते हैं, विष भी कह, जैसे खाए विष की डरी। एक एक पद मुझे याद है सूरदास का कि इकली डरी हूं, घन देख के डरी हूं, और खाए विष की डरी हूं, घन श्याम मरी जाएंगे। इकली डरी हूं। अच्छा भैया, क्या सबको बफरिंग हो रही है या मुझे ही, इनको बच्चा को बफरिंग हो रही है? बफरिंग हो रही है कि सब ओके चल रहा है? नहीं, बफरिंग नहीं हो रही। तो बच्चा नेट का इशू होगा, नेट का इशू होगा आपकी तरफ। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बार बार। इस समय आधी बरसात का मौसम आ गया है, हो रही है आशुतोष बाबू? कोई नहीं, नेट इशू होगा, बार बार चेक कर ले, बीच बीच में हो जाएगा। ठीक है, आइए। अंतर पट खुलना, तो भैया अंतर के पट खोल माने, तो देखो अंतर पट खोलना
हाँ, स्वार्थ लाभ के, बहुत बढ़िया, स्वार्थ बिगड़ा हुआ रूप आपने बताया। याद रखो बच्चा, अंतरपट का मतलब होता है ज्ञान का चक्षु खुल जाना, और अंतर के पट खोलना यानी कि सामने वाले के भेद खोल देना। अभी नंबर बता देता हूं बच्चा। तो जब अंतरपट खुलना शब्द आएगा तो ज्ञान प्राप्त होना है। बड़े नहीं खुला होगा सर, समझे नहीं हम क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, आप समझिए, पट माने दरवाजा, अंतर माने भीतर, भीतर का दरवाजा खोलना, ये किसमें प्रयोग किया जाता है? ये आध्यात्मिक साधनाओं में प्रयोग करते हैं। अंतर का पट खुलना मतलब आत्मज्ञान हो जाना, तो सिर्फ एक ही शब्द है, और ये दो भजनों में बहुत आता है, भजन में बहुत आता है अंतर का पट खुलना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। अच्छा, हमारा नंबर हम अभी दे दे रहे हैं, और रमेश की रुचि खेल में नहीं है, उसकी पढ़ाई की दिलचस्पी क्या है? बहुत गजब सवाल है। ये वाक्य के तीन भेद होते हैं, तीनों भेद आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसका उत्तर दीजिएगा तब हम अगली चर्चा आपसे करें। तब तक मैं अपना नंबर डीएम ऑफिस में पहुंचा देता हूँ। अरे, सॉरी 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 सॉरी, ये लोचा हो गया भाई। मैं बिना नंबर देने के, नहीं 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 नहीं, आप जो भी जवाब लगा रहे हैं सब अपने हिसाब से सही लगा रहे हैं। पोल गलत टिक हुआ है, पोल गलत टिक हुआ है, पोल गलत टिक हुआ है। वो मैं नंबर देने के चक्कर में, नहीं नहीं नहीं, मैं सबको कर दूंगा, पोल गलत है। और ये इसलिए गलत है कि इसी बहाने गुगली हो गई, सब गड़बड़ा जाए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। मैं असल में नंबर लिखने के चक्कर में उधर से ध्यान चला गया और नीचे गलती से टच हो गया। मैं अभी सुधारता हूँ, देखिएगा। रमेश की रुचि खेल में नहीं, इसका उत्तर होगा सी, सी होगा सी। ठीक है, अब जरा अपना दिमाग सी पर सेट कर लें, और अब मैं कंसंट्रेट होके, हमारे हो क्या रहा है? हाँ, ये कर दिया, पिन कर दिया बच्चा। उत्तर होगा संयुक्त। क्यों होगा संयुक्त? तो मैंने कल भी बताया था, बार बार जब ऐसा वाक्य आता है तो मैं समझा देता हूं। देखो, अगर एक सेंटेंस में एक कर्ता एक क्रिया, माने सिंगल है सब्जेक्ट, अगर आपने सी लगाया है, अरे भाई मैंने बता दिया, पोल वॉज रॉन्ग, पोल वॉज रॉन्ग, इट वॉज मिस्टेकनली टच्ड। अंग्रेजी देख रहे, बोल रहे हैं हिंदी मास्टर, इट वॉज मिस्टेकनली टच्ड। तुम सब यार अंग्रेजी बोलवा के फंसा डालोगे। हाँ हाँ हाँ, एक नंबर फ्री का चाहिए भावेश को। हाँ। देखो बच्चा, संयुक्त वाक्य होगा, मैं समझाता हूँ। जब भी टॉप 10 में हो तो हम गिरा देते नीचे, कोई नहीं, कभी कभी बोल। ठीक है। अच्छा, ना रिपोल नहीं देंगे, मुफ्त का नंबर चाहिए तुमको सबको, हम जान रहे हैं रिपोल काहे मांग रहे हो, क्या कुछ नहीं। तो क्या मैं बैठ के गुरुजी आला। चलिए, आइए मैं इस बात को समझाता हूँ बच्चा। गजब सवाल ये है, सवाल है कि रमेश, पहले तो समझिएगा सिंपल सेंटेंस, इसको सरल वाक्य को अंग्रेजी में सिंपल कहते हैं, और अंग्रेजी वाले गुरुजी लोग आपको ये पढ़ाए हैं, और आपने कभी न कभी इसको पढ़ा भी जरूर हो। सिंपल। अच्छा, ये मिश्र वाक्य क्या होता है भाई साहब? जो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? ये मिक्स्ड वाक्य होता है, मिक्स्ड सेंटेंस होता है, इसको कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड, कंपाउंड होता है। अब यह है क्या? अगर एक करता एक क्रिया, एक काम करने वाला और उसका काम बताया जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। अगर एक वाक्य पर कोई दूसरा वाक्य कभी डिपेंड करेगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जब दो स्वतंत्र वाक्य होंगे और वो किससे जोड़ दिए जाएंगे? एंड से, बट से, ऐसे कंजंक्शन से जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनसे जोड़े जाएंगे दो स्वतंत्र वाक्य, तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे सामने लिखा हुआ है, रमेश की रुचि खेल में नहीं है, एक पूरा वाक्य है। क्या ये किसी पर डिपेंड है? क्या इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है? नहीं साहब, एकदम बराबर स्पष्ट है। तो ये एक स्वतंत्र वाक्य होगा। रमेश की रुचि खेल में नहीं, पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है। ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। या मैं कह दूं पढ़ाई में रमेश की बड़ी दिलचस्पी है या उसकी बड़ी दिलचस्पी है, यह स्वतंत्र वाक्य है।
और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया? किंतु के द्वारा, और इन दोनों को ऐड कर दिया गया। तो बच्चा दो स्वतंत्र वाक्य, दो फ्री वाक्य, जब और, तथा, एवं, किंतु आदि शब्दों से जो सेंस जरूरी है कि स्वतंत्र है कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात, तब ये क्या हो जाता है? संयुक्त। अच्छा, मिश्र कब होगा मास्टर साहब? मैं तुमको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मिश्र का देख करके। एक एग्जाम्पल मिश्र का सुनिएगा। रवि वह खेल खेलता है, बताता हूं, रवि वह खेल खेलता है जो उसका भाई खेला करता था। रवि उस खेल का खिलाड़ी है जो उसका भाई खेलता है। अब मैं आपसे बोलूं, रवि उस खेल का खिलाड़ी है, आपको अधूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रवि उस खेल का खिलाड़ी है, यह अधूरा लग रहा है कि पूरा लग रहा है? अधूरा लग रहा है। अब जिसका उसका बड़े भाई खिलाड़ी था, तो भैया जिसका उसका, ये भी अधूरा लग रहा है। एक वाक्य जब अपना अर्थ प्रकट करवाने के लिए, एक वाक्य जब अपना अर्थ प्रकट करवाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो यह मिश्र वाक्य हो जाता है। और जब दो स्वतंत्र हैं, एकदम एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेले अकेले बोलेंगे मतलब चलेगा, उसको क्या कह देते हैं? संयुक्त वाक्य। और एक सिंपल सेंटेंस सिंपल होता है, दो डिपेंडेंट वाले होंगे मिश्र हो जाएंगे, दो स्वतंत्र को और तथा एवं किंतु से जोड़ दिया जाएगा तो वो संयुक्त हो जाएगी। बात समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि यह संयुक्त सरल का भेल आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर, बहुत गजब सवाल है और बड़े नजदीकी नजदीकी प्रश्न। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर में बी टू करता नहीं, हाँ हो सकता है, बट डिपेंडेंसी होगी बच्चा, तो लिखा वो करता हो सकता है, जैसे उसका भाई खेला करता था और वो तो करता हो सकता है। लो अर्पित, स्वागत है आपका, याद रखिएगा। अच्छा तो आइए, मैं लब्ध कीर्ति शब्द का प्रश्न पूछ, लब्ध कीर्ति का अर्थ क्या होगा? लब्ध कीर्ति का अर्थ क्या होगा? हाँ आ गया डेजी, नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो सामने। आशीष पाठक, अगर आप हमारे परिचित आशीष पाठक जी हैं, जो कि आपकी फोटो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आपका स्वागत है। और हमारे छात्र हैं तो भी आपका स्वागत है, स्वागत तो दोनों तरीके से हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। 18% लोग बस सही। बच्चा नेट, राजवंशी साहब, पोल चल रहा था, ये कुछ इशू था वो नेट का, इस वजह से नहीं आया होगा, तो आप देखिए। लब्ध कीर्ति के लिए, हाँ भैया आपकी फोटो से अंदाजा लग जा रहा है, फोटो आपका, आरती बाबू आपकी फोटो दिख रही है। असल में आप सबकी फोटो बहुत छोटी सी दिखाई पड़ती है, तो मैं आपकी फोटो के थ्रू पहचान नहीं पाता, फोटो के थ्रू मैं आपको पहचान नहीं सकता, बहुत महीन सा छोटा सा गोला हमको दिखाई पड़ता है। अच्छा, अगर मैं ये फोटो बार बार देखूं तो मैं पहचान जाऊंगा, आपके नाम से मैं पहचानता हूँ। लब्ध कीर्ति के लिए उचित वाक्यांश क्या? लब्ध कीर्ति के लिए उचित वाक्यांश, तो यह संभवतः ये इकोनॉमी सर नहीं है, कोई और है, वरना परिचय हो जाता है। चलिए, लब्ध कीर्ति के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? हमारे एक बड़े परम प्रिय मित्र हैं, मतलब एकदम अभिन्न मित्र हैं, उनका नाम आशीष पाठक है, तो उनके इनके आने से मुझे उनका भान हुआ। लब्ध कीर्ति के लिए उचित वाक्यांश क्या है? जिसे कीर्ति का लाभ हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसे कुछ प्राप्त हो। पोल आ गया था, 18% लोग सही जवाब दे पाए हैं बच्चा। ये सिर्फ एक जवाब होगा, और वो होगा जो प्रसिद्ध हो, जिसे कीर्ति का लाभ हो, जिसे कीर्ति का लाभ हो। इस बात का क्या मतलब है? तो बच्चा जिसे कीर्ति का लाभ हो, अभी अभी मैं समझाता हूं। लब्ध का मतलब होता है पाना, लब्ध का मतलब पाना, और कीर्ति का मतलब यश, कीर्ति का मतलब यश। तो बच्चा जिसको कीर्ति मिल चुकी हो, यानी जिसकी इज्जत फैल चुकी हो, जिसका नाम फैल चुका हो, उसको हम क्या कहेंगे? जिसका नाम फैल चुका हो उसको हम क्या कहेंगे? प्रसिद्ध हो गया। लब्ध कीर्ति, जिसको लब्ध हो चुकी है कीर्ति। अरे ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा, नहीं सुना है तो अब आगे से सुनिएगा, विशेषण के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। लब्ध कीर्ति यानी जिसके पास कीर्ति हो, जिसके पास यश हो, जिसके पास इज्जत कमाई रखी हो, उसको, यानी कि जो प्रसिद्ध हो, उसको लब्ध कीर्ति, उसको लब्ध कीर्ति कहेंगे। यहाँ कीर्ति का लाभ क्या बेकार मतलब है, जिसे कुछ प्राप्त हो, कोई सेंस नहीं। और जो ख्याति अर्जित कर रहा हो, ये रहा रही नहीं चलता है भाई। एक ही प्रश्न एकदम सीधा सीधा, एक ही प्रश्न सीधा सीधा होगा, जो क्या कहते हैं? जो प्रसिद्ध। बात समझ गए? ख्याति प्राप्त भी हो सकता है। आप समझिए, ख्याति प्राप्त शब्द का प्रयोग कर सकते थे,
जो लब्ध किया, अच्छा लब्ध प्रतिष्ठित का भी यही होगा। लब्ध प्रतिष्ठित माने जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लब्ध कीर्ति यानी जिसने कीर्ति प्राप्त कर ली हो। सेंस एक आएगा, एक सेंस आएगा। प्रतिमा क्या क्लियर करना है, आपने क्या प्रश्न पूछा है? आपका प्रश्न चला गया ऊपर, आप दोबारा से प्रश्न पूछ लीजिए। तो आप समझिए लब्ध कीर्ति माने जिसने कीर्ति पाई हो, जिसने यश पाया हो, जिसने इज्जत पाई हो, उसके लिए जो प्रसिद्ध हो, ये शब्द हो जाएगा। लब्ध कीर्ति, लब्ध प्रतिष्ठित, दोनों शब्द। आइए अगले प्रश्न पर। नहीं 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 भैया, नहीं, डाकू चोर के लिए नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव वर्ड है रत्नम, ये पॉजिटिव वर्ड है। देखिए, लब्ध कीर्ति एक प्रकार का शब्द बन गया जो जनरल वे में प्रयोग करते हैं। कीर्ति लब्धि माने कीर्ति पाना। यहाँ पर आप इसका विषय समास नहीं बना सकते हैं प्रतिभा। कीर्ति लब्धि में आप समास नहीं बना सकते हैं। आप इनको मिला करके आप कहते हैं कि उसने कीर्ति लब्धि, उसको कीर्ति लब्धि हुई। यहाँ पर दो शब्द हैं जिनको प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कीर्ति लब्धि के बजाय लब्ध कीर्ति ज्यादा उचित शब्द है। कुख्यात होगा तो निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए लब्ध कीर्ति का प्रयोग करते हैं, निगेटिव के लिए प्रयोग नहीं करते। ठीक है, कोई डाउट? और आइए अगले प्रश्न पर। सवाल बड़ा बढ़िया है। आपको बताना है, चार टुकड़े हैं, इसमें किस टुकड़े में गलती है? ए बी सी डी, इसमें से गलती किसमें है बताइएगा। और अगर कोई गलती नहीं है तो आप डी मारेंगे। अगर कोई गलती नहीं है तो आपका जवाब डी होगा। और किसी पार्ट में गलती है तो आप बता दीजिए गलती। असल में मतलब जब ये सवाल आता है ना तो हमारा मन करता है कि हम गलत कर ले हैं। इसी चक्कर में चले जाते हैं, इसी चक्कर में चले जाते हैं। हर बार आदत होती, गलती तो होनी चाहिए। हाँ, गलती तो होनी चाहिए। ये गजब है। ए बी डी बराबर बराबर, 30 30 30, ये सबसे जलवेदार सवाल था। एकदम बराबर बराबर चल रहा है। अच्छा, ऑप्शन नहीं आए, बच्चा नेट इशू होगा। हमारी ओर से सब ठीक है, हमारी ओर से सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, आंधी आने के कारण एक पेड़ गिर गया। आंधी आने के कारण एक पेड़ गिर गया, तो बच्चा इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, और गिर गया इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। भाई ये जो ए बी डी वाले हैं, बताओ इसमें कहां तुमको गड़बड़ लग रही थी? ए बी में आंधी आने के कारण एक पेड़ गिर गया, क्या गड़बड़ हो सकती है आखिर इसमें? कोई गलती नहीं है। आंसर इज डी, डी राइट। इसमें किसी में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। हाँ, काहे ने एक पेड़ नहीं गिर सकता है सुचित्रा? अरे एक पेड़ नहीं गिर सकता है। हाँ, आंधी आई, हमारे दरवाजे के सामने एक पेड़ लगा था, या 4 10 पेड़ लगे थे, उसमें से एक गिर गया, तो हम कहेंगे आंधी आने की वजह से एक पेड़ गिर गया। आपके यहाँ 3 गिरे तो आप कहेंगे 3 गिर गए, 3 गिर गए भाई। अमित बाबू, पेड़ गिर गया, इसमें क्या गड़बड़ है? पेड़ गिर गया, एक पेड़ गिर गया, उखाड़ थोड़े ना देंगे पेड़ भाई, मशीन मशीन लगा के उखाड़। हाँ, आंधी के कारण, आंधी नहीं नहीं नहीं, आंधी आने के कारण। आंधी आती है, हमेशा आंधी के साथ आना प्रयोग करते हैं। आंधी आ गई कि आंधी गई, ऐसा कुछ बोलेंगे? आंधी आ गई, आंधी आने के कारण, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आंधी आने के कारण में कोई, भाई एक ही पेड़ कैसे गिर सकता है ये हम क्या बताएं? एक पेड़ गिरेगा बस, बात बराबर है। अब ये तो आंधी से पूछो कि उसने एक गिराया कि 4 गिराए। एक पेड़ में कोई गड़बड़ नहीं बच्चा। हमेशा जब अंग्रेजी प्रयोग करते हैं, नहीं भाई, आंधी आने के कारण गिर गया बाबा, कसम से तुम सब आंधी ला दोगे कंफ्यूजन पैदा करके। सिंपल सुनो, आंधी आने के कारण एक पेड़ गिर गया, जबरन काहे गलती ढूंढ रहे हो भाई? कहाँ गलत है इसमें? कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। एक नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अच्छा विशाल जी, आप पहले बताइए कि क्यों जब आप अंग्रेजी में अ बॉय प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? विशाल सिंह, आप अंग्रेजी में बिना अ के प्रयोग करते हैं? आ शब्द लगाते हैं ना, ए लगाते हैं ना, वो ए क्यों लगाते हैं? एक बताने के लिए लगाते हैं। जब एक पेड़ है तो सिर्फ पेड़ कैसे कर लेंगे? जब एक पेड़ होगा तो एक पेड़ बताएंगे। 4 गिरते तो आंधी के कारण 4 पेड़ गिर गए, आंधी आने के कारण 6 पेड़ गिर गए। भाई जितने पेड़ गिनेंगे उनकी गिनती बताओ, इसमें गलत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अर्पित बाबू। अगर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 पेड़ गिर गए, कंफ्यूजन की आंधी आ गई। अगर मैं कह रहा हूं 2 पेड़ गिर गए तो भाई 2 गिर गए। अब आप कहते हैं साहब 2 आप कैसे लगा सकते? खाए नहीं लगाए भाई,
हमारी मर्जी, जितने गिरेंगे उतने हम गिन के बताएंगे। एक ही गिरा और मैं बताना चाहता हूँ एक गिर गया तो हम एक बताएंगे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पेड़ के साथ एक एक लड़का आया है, वाह ठीक है, तो उस तरह का आप प्रयोग कर रहे हैं। आप उसमें क्योंकि आप जबरन गलती ढूंढना चाहते हैं तो कहां से मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, आगे आम गिरेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उम्मीद करता हूं कि अब आप पेड़ गिरने की टेंशन नहीं है। अगले प्रश्न पर आइएगा। वहां इसमें भी देखिएगा, वह मुझसे वैर भाव रखेगा तथापि उसे घाटा ही होगा। अब देखते हैं कितने। अच्छा, आपकी 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ABCD 5 ऑप्शन है। 5 में जहां गड़बड़ होगी बताइएगा। अब बताओ गलती, हाँ आप ढूंढो, लाओ कंफ्यूजन की आंधी। हाँ, सही सवाल में सही सवाल में गड़बड़ करने पर तोड़े हुए थे तुम सब। आप बताओ, देखते हैं कितने ज्ञानी आदमी हो। 47% खाली सही बता रहे हैं। इसमें गलती है, इसमें गलती है। 47% लोग सही है भाई, सही है, सही है। सो नाइस, गजब है। डेजी कुमारी 11 आउट ऑफ 11, डीएम ऑफिस 11 में 10, व्यंजना जी 10 में 9, 11 में 9। बड़ा बढ़िया बढ़िया खेल रहे हैं आप सब, मजा आ गया। देखिए, वह मुझसे वैर भाव रखेगा तथापि, तो याद रखना, अंग्रेजी वाले गुरु जी तुमको खूब रटाए हैं ईदर के साथ और नीदर के साथ, नॉर। तो एक हिंदी वाले मास्टर साहब का उत्तर ले लीजिएगा कि जब भी कभी यद्यपि लिखा होगा तब इसके साथ तथापि जोड़ा आएगा। तथापि और यद्यपि ये जोड़े में चलते हैं। अकेले यद्यपि का या अकेले तथापि का उपयोग नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने सेंटेंस नीदर से शुरू किया है तो नॉर लगाना पड़ेगा, अगर आप इधर नॉर लगाते हैं तो शुरू में नीदर लगाना पड़ेगा, तो अगर इधर तथापि लगाया है तो उधर आपको यद्यपि लगाना था। और या आप तथापि को करें तो उसे घाटा रहेगा, यहां तो लगा दीजिए चल जाएगा। तो तथापि का प्रयोग अनुचित है, इसलिए गलती कहां है, सी पार्ट में है, बाकी सब सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बालक, सी वाले पोर्शन में गलती। आप समझ गए? नहीं नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ए वाले में कोई गड़बड़ नहीं, बाकी सब एकदम चकाचक बराबर बराबर सही लिखा हुआ है। ठीक, चल इजाजत, अगले सवाल पर आओ। अब बड़ा सरल सवाल है, अब कठिन नहीं है। इसके पहले हमने माना कठिन था, ये सरल है। बताओ, इनमें से बेमेल शब्द जिसका चारों भाई 3 एक मतलब वाले हैं, एक अलग मतलब वाला है, तो जो बेमेल है वो बता। रुक जा, पोल तो नहीं लगा दिया भैया, कुछ लोग चले गए होंगे इतने में ही। आप पोल लीजिएगा। हाँ, लगा दी, कोई नहीं। बताइए, बेमेल बताना है, बेमेल। बेमेल 3 है जो एक सेंस देते हैं, 3 है जो एक सेंस देते हैं, एक है जो डिफरेंट सेंस देता है। 3 है जो एक सेंस देते हैं, एक है जो डिफरेंट सेंस देता है। भैया जब क्लास में बैठा करो तो हमसे बतियाया करो, हम ज्यादा बेहतर चीज है बतियाने के लिए, आपस में ना बतियाया करो। हमारा एक एक आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपसी चर्चा नहीं, आपसी चर्चा खूब बाद में ग्रुप हमारा बना है, उसमें पूछ पाछ लीजिए, हालचाल ले लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं। देखिए, इनमें से बेमेल शब्द सिर्फ श्वास होगा, श्वास। ओज, नहीं, दम के तमाम मतलब होते हैं बच्चा, लेकिन यहाँ ओज, दम और शक्ति, इन तीनों का इन तीनों का एक अर्थ होता है। ओज, दम और शक्ति, इन तीनों का एक अर्थ होता है। श्वास अलग चीज है। तो श्वास दम या शक्ति से संबंधित नहीं है, लोग स्वागत है, श्वास शक्ति से संबंधित नहीं है। बाकी ओज, हम ओजवान है माने शक्तिवान है, दमदार है शक्तिवान है। ओज का भी मतलब बच्चा होता है आंतरिक ताकत, ओज आंतरिक ताकत होती है, दम भी किसी प्रकार से ताकत होता है।
रोज नहीं बच्चा, ओज, वही बता रहा हूं। ओज कहते हैं आंतरिक शक्ति को। दम ताकत होती है, शक्ति भी ताकत होती है, श्वास ताकत नहीं है। तो तीन एक जैसे हैं, खाली श्वास इससे डिफरेंट है। तो आपका जवाब किसमें जाएगा? सी में जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चा, कल से बिहार बहुत स्पेशल होने वाला है। कल से टॉपिक डिस्कस किया करूंगा। ठीक है। कल वर्ण पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप अपने तमाम सारे मित्रों को इत्तला कर दीजिएगा कि कल वर्ण पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बहुत गजब सवाल है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सर गजब माने सरल सवाल है, और क्या। बहुत सरल सवाल है, इसे देखो, टिक मार दो। अच्छा गौरव, टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका यह है कि ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें, और मैसेज करें कि सर अपना नाम लिखें और बिहार लिख दें। तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, लिंक, और आप उस लिंक में जैसे क्लिक करेंगे हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। यही तरीका है गौरव। जितना भी नए लोग हैं हमारे बिहार के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, यूपी का ग्रुप अलग है, बिहार का अलग है, तो जो बिहार के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो उस पर लिखें बिहार, और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है बच्चा? तो सिपाही। अच्छा बताओ, सिपाही किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर योद्धा होगा। बताओ सिपाही किस भाषा का शब्द है? देशज नहीं है। देशज नहीं है। अच्छा, तुर्की उर्दू? अरे नहीं भाई, तुर्की उर्दू नहीं। शंकर भी नहीं बच्चा। ये विदेशज है। विदेशज विदेशी है। और विदेशी में अंग्रेजी में सिपोय कहा जाता है। अंग्रेजी में सिपोय कहा जाता है। हो सकता है इसका कोई पुर्तगाली रूट हो, मैं जानता नहीं, लेकिन अंग्रेजी में सिपोय वर्ड होता है। सिपोय सिपाही के लिए प्रयोग किया जाता है, और वही जो सिपोय है वो यहाँ पर आकर के क्या बन गया? सिपाही बन गया है। तो विदेशज शब्द है, बड़े अच्छे से याद रखिएगा, हिंदी का नहीं है। और घुड़सवार ये यौगिक शब्द है, लेकिन हिंदी में आता है। दही हिंदी में आता है, और योद्धा जो है वह संस्कृत का है, अर्थात तत्सम हो जाएगा। अर्थात तत्सम हो जाएगा। अगला शब्द और है तत्सम तद्भव का। बच्चा तत्सम तद्भव यार अब ना गलत क्या करो, तत्सम माने संस्कृत का। हाँ देवेंद्र, वही से याद करना था। उसको सिपोय मोटनी कहते हैं, यानी सिपाही विद्रोह। किसका तद्भव किसका होगा बच्चा? और देखो, घुड़सवार का कोई तद्भव, खाली योद्धा का जोद्धा कह देते हैं। जोद्धा, जोधा। कहें तुम बहुत बड़े जोद्धा हो, तो योद्धा में जा, या का जा बनाने का प्रचलन है हिंदी में। जोधा, जोद्धा, ऐसे प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बड़े बल जोधा, बल योद्धा को क्या कहते हैं? वो बल जोधा प्रयोग करते हैं, बहुत बल जोधा हो, बल योद्धा हो। तो देखिए, इनमें से तद्भव, तद्भव के माने हिंदी नहीं। नहीं बच्चा, केशिका बार बार समझा चुका हूं, कभी और समझाऊंगा। याद रखना कि, याद रखना के शब्द का जब तद्भव बनता है, एक एक सवाल में पूछ, पहले इसका उत्तर बता लो, फिर तत्सम तद्भव का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहले इसका उत्तर दीजिएगा, पहले इसका उत्तर दीजिए, तब इसका उत्तर दीजिए, तब बताता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको एक कंफ्यूजन देता हूं, जो आप असल में आप नहीं जानते क्या है। हाँ, नानी माँ बोलती होंगी जोधा, वो योद्धा नहीं, जोधा ही बोलती होंगी। नहीं, वो जोधा भाई, फिर आप गलत जगह चले गए। मतलब वो जोधा नाम रख दिया गया, योद्धा के ही सेंस में रखा गया होगा, लेकिन उस जोधा भाई से इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बच्चा, 14 तद्भव है। 14 तद्भव है। बाकी सब संस्कृत के, बाकी सब संस्कृत के हैं। जैसे वाष्प है, कोष्ठ है, वारिधि है। बात समझ गए? जैसे आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताइएगा, केशिका और बाकी सारे लोग, बहुत सरल सा सवाल है, पुस्तक का तद्भव क्या होगा?
आपको जो भी आता है बोल दीजिए। मैं जानता हूं मेरे पुराने छात्र जरूर जवाब दे लेंगे। पुस्तक का तद्भव क्या है? संजीव साहब किताब बता रहे। किताब 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 किताब, एक धड़ल्ले से आ रहा है किताब। हिंदी लर्नर ने भी किताब बता दी। अरे राम, कुछ नहीं। बुक? अरे अनिकेत बाबू, बुक तो ना कहो यार, दिल न तोड़ो हमारा यार। बुक बोल के अंग्रेजी तो ना बोलो भाई, हिंदी मास्टर से है। बहुत बढ़िया। मैंने कई बार ये शब्द डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं जो हमारे पुराने छात्र हैं उनसे गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, नहीं कुछ भी होगा बच्चा, याद रखना किताब फारसी का लफ्ज है। किताब जो है वो फारसी का लफ्ज है, तो फिर ये तद्भव कैसे हो सकता है? किताब का फारसी लफ्ज है, यानी किताब जो है वो इसका पर्यायवाची तो है। समझना, किताब जो है वो पुस्तक का पर्यायवाची तो है, लेकिन तद्भव नहीं। तद्भव की एक शर्त है कि जो शब्द संस्कृत में है उससे उच्चारण में कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। जैसे पुस्तक है, इसको पोथी बना सकते हैं। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी क्या है? वहां पुस्तिका या पोथी या पुस्तक है, लेकिन आप बच्चा पुस्तक के लिए किताब नहीं कह सकते। ऐसे ही एक शब्द और देखना, वृक्ष का तद्भव। नहीं, पत्रा अलग सेंस होता है। पत्रा, पोथी पत्रा माने किताब, और उसके साथ पत्रा पंडित जी के पास होता है। वट संस्कृत होता है आनंद जी, वट संस्कृत होता है। व्यंजना जी, रूक्ष शब्द स्वयं संस्कृत है और उसको पकड़ करके रूखा बना दिया गया है। वहां रूक्ष से रूखा बना हुआ है, वृक्ष से नहीं बना हुआ है। दारू नहीं होगा। ये जो अंतरात्मा में पेड़ आ रहा है वही लिखो ना, काहे तुक्का मार रहे हो जी? अंतरात्मा में पेड़ है। किताबा प्रणामम, हाँ प्रणामम नहीं, उसको क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंगम। तो क्या गुड मॉर्निंग अंग्रेजी हो जाए, संस्कृत का हो जाएगा भैया? हम उसमें गुड मॉर्निंग का जोड़ दें तो किताब फारसी है, उसमें आ जोड़ने से वो संस्कृत नहीं हो जाएगी। वृक्ष कहते ही हृदय में एक ही शब्द आता है, पेड़। लेकिन याद रखो, पेड़ वृक्ष का तद्भव नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृक्ष से मिलता जुलता शब्द पेड़ नहीं है। तरु भी नहीं होगा राकेश जी। वृक्ष का वृक्ष का बिरवा या बिरछ होता है। बिरवा या बिरछ होता है। वृक्ष का क्या होता है? बिरवा या बिरछ। पौधा भी नहीं, पौधा भी नहीं। वृक्ष का बिरवा या बिरछ शब्द कहेंगे। बिरवा कह दीजिए, बिरछ कह दीजिए, लेकिन आप पेड़ नहीं कह सकते, वट नहीं कह सकते, पौधा नहीं कह सकते। अगर पादप लिखा होगा राजकिशोर, अगर पादप लिखा होगा तब आप कहिए पौधा। पादप क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। बात समझ गए? यानी के अब समझना, यानी के तत्सम से तद्भव बनाने में उच्चारण की कुछ तो समानता होनी चाहिए। उच्चारण की कुछ समानता होनी चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं है तो आप कैसे मानेंगे कि पुस्तक शब्द बिगड़ करके पोथी हुआ है? पर्यायवाची नहीं होता है तत्सम तद्भव, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पर्यायवाची नहीं होता है तत्सम तद्भव। तत्सम से तद्भव जाने की प्रक्रिया में तत्सम घिस घिस करके बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है, सुधरा हुआ रूप तत्सम। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, ये मोहब्बत है आप सबकी। तो आप समझ में आई बात कि तत्सम के लिए बिगड़ना जरूरी है भाई, उनमें कोई तो समानता होनी चाहिए। तुम पुस्तक को किताब नहीं कह सकते, आगे से ये गलती ना करना। वाष्प भाप बन गया, कोष्ठ कोठर बन गया, कोठरी बन गया, वारिधि नहीं बिगड़ेगा। वारिधि को बारिधि लोग बोल सकते हैं, लेकिन जनरली वारिध संस्कृत में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आता हूं, गड़बड़ाना मत। बहुत गजब सवाल है, और आपको बताना है कि इसमें सही शब्द क्या है। चतुर्दास।
हाँ, 14 का चतुर्दश होगा, 14 का चतुर्दश होगा। ठीक है, बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अरे बिटिया, हम बैठे हैं अमरनाथ साक्षात, हमसे हल्लो करो। हाँ, यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपस में बतियाने का नहीं है हमारे लिए है। चलिए भैया, जितने लोग आते हो वो सब आपस में बतियाने के बजाय हमसे बतियाया करो। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अरे गजब है, योगेश बाबू ने कोई बड़ा सवाल गजब पूछा हमसे। अरे बहुत गजब चैप्टर योगेश ढूंढ के दियो, मतलब मन खुश हो गया। देखिए, अगर आपके पास बहुत सुंदर सुंदर लफ्ज हैं तो आपकी हमारी कक्षा में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे आपके नाम के साथ ये अबे बड़ा शोभा दे रहा है, एकदम आत्मवत संस्कार प्रकट हो रहे हैं आपके। लग रहा है पारिवारिक परिवेश बड़ा सुंदर है आपका आप सब आनंद ले, लेकिन नेहा जी की इस अबे चुप पर कोई कमेंट नहीं करेगा। इन्हें जरा दो चार लफ्ज और अपना संस्कार यहाँ दिखाने दे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, इनको अपने संस्कार प्रदर्शित करने दे। मैं देखना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा देखो पहला सवाल क्या है? शब्द केवल संकेत मात्र है। तो बच्चा, संकेत के साथ मात्र शब्द का प्रयोग, यहां देखो केवल भी लिखा हुआ है, यहाँ केवल भी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं बोले। मैं चाहता हूं कि आप अपना संपूर्ण चरित्र यहाँ प्रदर्शित कर दें, हमें देख के आनंद आएगा, सबका इंटरटेनमेंट होगा। हम ब्लॉग भी नहीं करेंगे, कतई ब्लॉग नहीं करेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, खाली सुनो हमारी पढ़ाई। शब्द केवल संकेत मात्र है। तो देखो, ये जो केवल शब्द है और मात्र, कोई कमेंट नहीं, ये केवल और मात्र ये दो अलग अलग शब्द है। केवल और मात्र एक ही सेंस देते हैं और इनका प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते, इनका प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। बात समझ गए? केवल और मात्र दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। तो याद रखें, इसलिए ये गड़बड़ है। यहां भी क्या गड़बड़ है? बिल्कुल भी संकोच मत करो। तो बच्चा, या तो बिल्कुल संकोच, बिल्कुल के साथ भी लगाने की आवश्यकता नहीं। जब हमने कहा बिल्कुल, तो ये 100% दे रहा है। ये जो बिल्कुल है, ये स्वयं 100% दे रहा है, इसमें भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया बच्चा अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ है? सी वाले में, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। तो आप समझिएगा, चाहे और भी, यहां पर ये रिपीटेंस हुई है बच्चा, रिपीटेंस हुई है। अगर आप कहिए चाहे जैसे तुम वहां जाओ, चलेगा, और आप कहिए जैसे भी हो तुम वहां चले जाओ, लेकिन आप एक साथ प्रयोग न कर सकते। ठीक है, हमसे बात करना है तो बच्चा क्लास के बाद बात करेंगे ना, डीएम ऑफिस, आप क्लास के बाद बात करें। जब तक क्लास चल रही तो हम कैसे बात कर सकते हैं? क्लास के बाद नंबर दिया हमने, कॉल करिएगा। देखिए, तो चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, तो याद रखना ये भी गलत हो जाएगा, ये गड़बड़ है। तो सही शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा, हाँ, मर्मज्ञ का मतलब क्या होता है? मर्मज्ञ का मतलब होता है मर्म को जानने वाला। मर्म और ज्ञान, ज्ञा का मतलब होता है, ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला। ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला। हाँ, मर्मज्ञ और विदुषी दोनों, माने मर्म, मर्म को जानने वाली, मर्म को जानने वाली विदुषी, मर्म को जानने वाली विदुषी है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की मर्मज्ञ विदुषी है। तो ये उत्तर क्या होगा? डी होगा। कोई संदेह है इसमें? एनी प्रकार का कोई कोई गड़बड़? सी में भी गलत लिखा है। हाँ, सी तो गलत है, सी गलत है, क्योंकि चाहे और भी इन दोनों का रिपीटेंस है। भी की वजह से रिपीटेंस है और केवल और मात्र की वजह से रिपीटेंस है। इसलिए ए बी सी तीन में गड़बड़ है और जो आपका डी वाला पोर्शन है ये सही। बात समझ गए? कोई गड़बड़, कोई डाउट रह गया इसमें? चल, बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। सर मुझे मर्म नहीं, अच्छा मैं मर्म समझाता हूँ। मर्म, मर्म क्या होता है? मर्म का मतलब होता है बच्चा मन के भाव। जो मर्म होता है उसको कहते हैं मन के भाव, मन के भाव। तो जैसे आप किसी को कहते हैं मर्मज्ञ है, यानी कि वो एकदम अंतर, उसके जो मूल भाव हैं, जो उसके अंतरात्मा के भाव हैं, उनको समझता है।
तो इसको मर्मज्ञ कहा जाता है, उसको मर्मज्ञ कहा जाता है। क्लियर है? तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की मर्मज्ञ विदुषी, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके साहित्य के मर्म को जानने वाली विद्वान महिला है, तो इसको विदुषी कहा जाए। ठीक है, याद। अच्छा, विदुषी स्त्री के लिए आता है, विद्वान पुरुष के लिए आता है, तो बस ये एक प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आता हूं। अच्छा देखिए, योगेश ने बड़ा गजब शब्द दिया, वे रही, हाँ, मन की भाव, यानी कि भावनात्मकता को समझने वाला, अर्थात मर्मज्ञ। देखिए, एक कुटज निबंध से उन्होंने फोटो दे भेजी है और यहाँ इन्होंने वृक्ष का तद्भव देखा है। देखो विरक्ष लिखा है, अगर आपको देख पड़ रहा हो। आप यूपी में कौन से चैप्टर पढ़ा है? बच्चा नंबर है हमारा गौरव, क्लास के बाद बात कर लेंगे तो यूपी की चर्चा हो जाएगी। ठीक है, वे रहीम अब विरक्ष का, जिनकर छाह गंभीर और बागन बिच बिच देखियत सेहुन कुटज खरीद। तो यहाँ विरक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है और ये दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, बस उन्होंने भेजा है, मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ। तो विरक्ष शब्द होता है वृक्ष का तद्भव। ठीक है, अगले प्रश्न पर आता हूँ, देखते हैं कितने लोगों का पर्यायवाची सही। कमठ का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? कमठ, कमठ का पर्यायवाची शब्द। आप सबके जो भी प्रश्नोत्तर होंगे, जो सवाल होंगे, जो आपको पर्सनली प्रश्न करने हैं, वो क्लास के बाद हमसे, जब मैं कह दूंगा क्लास ऑफिशियली वाइंड अप हो गई, तब आप हमसे सवाल जवाब कर लीजिएगा। किसी भी कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो ले लीजिएगा। अभी पहले हम प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज डेजी, मैं अभी बताता हूँ कमट क्या होता है। आज डेजी, हनुमान प्रसाद जी, डीएम ऑफिस, प्रिया ठाकुर, व्यंजना जी, रत्न मिश्रा, प्रिया चौधरी, रिंकू, माधवी और ये श्रीवास्तव प्रिया टॉप 10 में बन रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर, कमठ का मतलब होता है कच्छप। कमठ का अर्थ होता है कच्छप। कच्छप माने कछुआ, कच्छप माने बच्चा कछुआ। अब याद रखिएगा, तो कमठ जब भी कभी आएगा तो कमठ कछुए का पर्यायवाची है, कच्छप कछुए का पर्यायवाची है। हाँ, जय हनुमान। कमठ और कच्छप ये दोनों कछुए का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी मकर क्या होता है? मगरमच्छ होता है। कीट बच्ची माने कीड़े को खाने वाला। और करकट क्या होता है, कोई बताएगा? बता तो दिया बच्चा, कमठ माने कछुआ, ये पर्यायवाची से याद कर लो विवेक। कमठ माने कछुआ। हेलो, स्वागत है बच्चा। कमठ का माने होता है कछुआ। ठीक है, याद रखेंगे, कमठ कछुआ है, कच्छप कछुआ। अगले प्रश्न पर आता हूं। हाँ, ये करकट माने केकड़ा, कच्छप भी कछुआ है। अरे भगवान विष्णु का कच्छपावतार हुआ था, तो कच्छपावतार माने कछुए का होता है। और कमठ भी कछुए को कहा जाता है। ठीक है, जो जिसके पास कमठ है, ढाल है, वो कछुए के ऊपर जो ढाल होती है वो उसकी कमठ कहलाती है। कमठ वाले को कछुआ कहा जाता है। ठीक है, करकट माने केकड़ा होता है, करकट माने केकड़ा। ठीक, हाँ, 17 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया प्रश्न है और सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। गुण और दोष का वर्णन करने वाला इनमें से क्या? जो गुण और दोष दोनों का वर्णन करे उसके लिए एक शब्द प्रयोग क्या करते हैं? जो गुण और दोष दोनों का वर्णन करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बच्चा कूड़ा, जैसे ही वो जो वो होता है वो करकट होता है, उसमें पूरा रा लिखते हैं, उसमें पूरा रा लिखते हैं। ठीक है, करकट वो कूड़ा होगा और करकट ऐसे केकड़े को कहा जाता है। कच्छप माने कछुआ हो गया। अयान राज, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों ने सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। देखो, व्यंग का मतलब होता है किसी पर कमेंट मारना, तो आप गुण दोष का तो वर्णन नहीं कर रहे हैं। जब आप कमेंट मार रहे हैं तो आप गुण दोष का तो वर्णन करते ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो व्यंग नहीं होगा। अच्छा, समालोचना क्या होती है? समालोचना होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति के गुण और दोष दोनों का बराबर वर्णन करते हैं, उसी को कहा जाता है समालोचना। उसी को कहा जाता है समालोचना। समीक्षा किसी किताब विताब की जाती है। अनुशीलन किसी चीज को मन लगा के ग्रहण करने का भाव होता है, तो इसलिए समालोचना गुण दोष का वर्णन करने के लिए उचित होगा, बाकी कोई नहीं। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर।
दो 20 प्रश्न है, बस जल्दी जल्दी से जवाब दे देंगे। महोदार्य में कौन सी संधि होगी? महोदार्य में कौन सी संधि? और एक आपको जादू सिखा देंगे। ओहो सॉरी, ए और डी ऑप्शन सेम है, आप दोनों में से कोई भी मान लीजिए। ए बी सी, वृद्धि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। आप ए डी चाहे जो लगा दीजिए, आपका सही माना जाएगा। वृद्धि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। तो अभी तक बच्चा 75 थे, अब 9 बजे के बाद लोगों की कक्षाएं हैं तो वो जा रहे हैं, तो दे आर अबाउट 65 भाई। अरे हाँ बच्चा, मैंने बता दिया, गलती से छप गया, हाउ नहीं, मिस्टेकनली, मानवीय भूल है। आप ए और डी दोनों लगा देंगे, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और डी दोनों टॉप छप गए हैं, ए भी सही है और डी। हाँ हाँ, 100 पर बच्चा 100 क्रॉस किए हैं। वो अभी धीरे, मतलब हमको हर मिनट का अपडेट होता है, इतने लोग अब हैं, इतने लोग जा चुके हैं, तो 100 क्रॉस किए हैं। 100 तक स्टूडेंट इस कक्षा में आए हैं, और अभी 1 बजे के बाद, मतलब जब 1 घंटा बीत गया तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम होकर के अब 61 बची। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, नंबर का क्या है, कौन सा मेडल ताज पाना है। बच्चा ये दोनों ऑप्शन गलती से लिख गए थे, हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपको वृद्धि वृद्धि का जो तात्पर्य है वो समझा देता हूं। देखिए, ये जो औ शब्द है और ये जो अय है, वृद्धि का जो औ है वो अय है, इन दोनों की मात्राएं अगर आपको कहीं लगी हो, अगर कहीं औ या अय की मात्रा लगी हो, तो हम इसको क्या कह देते हैं, वृद्धि संधि। आगे से कभी नजर पड़ जाए, अय की मात्रा लगी हो या औ की मात्रा लगी हो, तो हम इसको सीधे सीधे क्या कह देते हैं, वृद्धि संधि। कोई डाउट इतने में? एनी डाउट? चल अगले प्रश्न पर बात। 19 नंबर प्रश्न लीजिएगा। इनमें से किसमें व्यंजन संधि है? इनमें से किसमें व्यंजन संधि है? हिमालय, दुर्बल, सदैव और उन्नति। इनमें से किसमें व्यंजन संधि है, आपको बता। असल में बच्चा, ऋषभ क्लास ओवर हो जाए, फिर मैं सबका चरित्र चित्रण करने वाला हूँ। हाँ, एक एक शब्द मत बोलिए, आप लोग मत बोलिए, मैं जानबूझ करके उनको रोके हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉक करने का, मैं कर नहीं रहा हूँ। बस 20 नंबर हो जाए फिर मैं बात करता हूँ। इनमें से किसमें व्यंजन संधि है, जल्दी से बताइएगा। व्यंजन संधि किसमें? जीवन में एक बड़ी चीज होती है कि जब आपके सामने कोई गंदगी करने को तत्पर हो, मतलब एकदम छीछालेदर गंदगी लगाए घूमे, तो अगर आप बार बार उसकी ओर छेड़ेंगे तो गंदगी आप पर पड़ेगी, तो वहां मत करिए। आप एकदम शांति से देखते रहिए, हो सकता है उसके मन में अच्छे भाव जग जाए, वह गंदगी मन की खत्म हो जाए। अब नहीं है खत्म होगी, नहीं है खत्म होगी, तो फिर उसको सुधारने के लिए कई एक उपाय होते हैं। देखिए, इसका जो शब्द होगा, आप में से कोई कमेंट ना करे, बस अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में बातचीत कर लेता हूं। सही शब्द क्या हो जाएगा? ये उन्नति होगा, उन्नति। ब्लॉक में ऑप्शन होता है, मेरे पास होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शायद मन परिवर्तित हो जाए, लेकिन नहीं होता, कोई बात नहीं। उन्नति जो शब्द है, ये उत धन नति होता है। उत और उसके बाद शब्द होता है नति, तो ये शब्द हो जाता है उन्नति। ठीक है, इनमें से व्यंजन संधि कौन सी है, तो उत धन नति, तो शब्द हो जाएगा उन्नति। सिर्फ यही एक व्यंजन है, बाकी सब देखिए, हिमालय क्या है, ये दीर्घ संधि है। दुर्बल क्या है, विसर्ग संधि है। सदैव क्या है, अच्छा बताओ बताओ, सदैव क्या होगा? सदैव क्या होगा? कोई बात नहीं, जो डीएम ऑफिस में काम करता है वो अपने आप को डीएम ही समझने लगता है, दिक्कत यही है हिंदुस्तान में। चलिए, अब आपको वृद्धि समझ में आ गया होगा, एकदम देखते ही वृद्धि समझते हैं। अगर अय की मात्रा लगी है, अगर औ की मात्रा लगी है, तो देखना है, ठप्पा मार देना कि वृद्धि होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अय या औ की मात्रा लगी है तो सिर्फ वृद्धि मार देंगे। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से, नहीं सतएव नहीं बच्चा, सतएव नहीं होगा, सतएव नहीं होगा, सदैव होगा। वो सदा एव होता है बच्चा, सदा एव। अच्छा, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास होगा? एक अंतिम प्रश्न है, इसके बाद अगर डीएम ऑफिस रुके होंगे तो हम अभी ऑफिस में जाके बात कर लेंगे। द्वंद्व समास किसमें होगा, बड़ा सरल सवाल है, टिक कर दीजिए। और
हमारा सारा कंसंट्रेशन पढ़ने पढ़ाने पर होना चाहिए। असल में मैं अभ्यास करता हूँ। जैसे यहाँ तो हमारे पास इंस्टेंट ऑप्शन होता है। नहीं नहीं, रुक गया रुक गया। इंस्टेंट ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का, यूट्यूब पर इंस्टेंट ऑप्शन नहीं होता है ब्लॉक करने का। तो मैं यूट्यूब का अभ्यास करता रहता हूँ कि वहां कोई ऐसा आ जाएगा तो उसकी वजह से हमारी आपकी क्लास खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लास नहीं खराब होने देंगे। मैं जरूर बताऊँ बच्चा मयंक, मैं कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज। हाँ, टॉपिक वाइज। तो वहां आप सबका सेंस क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना तो पढ़ा दूंगा, मैं डिटेल से तो नहीं पढ़ा सकता, डिटेल से तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इतना मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा कि आप उस टॉपिक से अच्छे से परिचित हो जाएंगे। कल से डिटेल से चलेगा क्लास। अच्छा, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास है? तो बच्चा सिर्फ एक शब्द में द्वंद्व समास है, और वो कौन सा है? पाप पुण्य। द्वंद्व समास किसमें? पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। क्लियर है? बाकी धड़ाधड़ में नहीं होगा। हाँ, यही टाइम रहेगा बच्चा। 8 से 9 बिहार फिक्स है। हाँ, अगले वीक से ममता, अगले वीक से मैं इसे मॉर्निंग में कर दूंगा। मतलब फ्रॉम मंडे मैं इसे मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 ले आऊंगा। मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 ले आऊंगा, और सुबह सुबह कर लिया करेंगे, ज्यादा बेहतर रह जाएगा। रात का इंतजार, रात को नेट का इशू बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो पाप और पुण्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात मजेदार लगी होगी और आपको हिंदी बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, अब 2 मिनट हमारी बात सुन लें। हाँ, हमारी बात सुन लें। असल में होता क्या है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो अच्छा, हाँ हाँ, इसीलिए मैं रात 8 से 9 उनकी क्लास चलती है, इसीलिए। हमारी हमारी बात सुन लें। जीवन में आपके लिए भी एक सबक देता हूँ और अपने लिए भी। अब कक्षा खत्म है, यहाँ क्लास खत्म चलती है। अच्छा, गौरव, एक बार आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, फिर मैं वहां आपको सब जानकारी दे दूंगा। एक चीज जीवन का सबक देता हूँ। आपकी जो घटना घटी है, मैं आपको इससे एक लेसन देना चाहता था, और अगर आप अपनी जिंदगी का एक सबक पाना चाहते हैं तो लीजिए। जब आप आभासी दुनिया में हैं, जहां आप किसी से सीधे सीधे मिल नहीं सकते। अच्छा, अगर आमने सामने मिले तो रात का मार्ग बराबर कर देंगे वो अलग बात है। लेकिन जब आप आभासी दुनिया में हैं, तो ऐसे तमाम से लोग होते हैं जो सिर्फ आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। वो प्लान्ड होते हैं, मानसिक संतुलन। तो आप अभ्यास करिए इस आभासी दुनिया में कि आप अपना मानसिक संतुलन किसी के शब्दों से बिगाड़ तो नहीं रहे। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी गालियां देने पहुंचा। हाँ, अरे वो ऐसे ही किसी बात पे नहीं देवेंद्र, जस्ट जस्ट टू डिस्टर्ब, कि आप डिस्टर्ब हो, आप कुछ बोले, क्लास का जो माहौल है वो बिगड़ जाए, बस इसलिए। हाँ, मैं समझता हूँ। तो आप समझिए, एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा और महात्मा बुद्ध को बेतहासा उसने गालियां दी। हाँ, वो हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए बेतहासा गालियां देने लगा। तो महात्मा बुद्ध बड़ी देर तक सुनते रहे। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर कोई मेहमान नहीं आएगा, अब मेहमान आए और नाश्ता ना करे तो तुम क्या करोगे? कहीं ना हम घर ले जाके रख लेंगे। तो कहीं ये गालियां तुम्हारी हमने नहीं दी। तो बच्चा, आपको बस ये करना होता है, आपको आपको बस ये करना होता है कि इनको इग्नोर मारना है। क्योंकि अभी तो ठीक है, जब मैं कुछ ही दिनों में मैं यूट्यूब पर लाइव आना शुरू करूंगा, और यूट्यूब पर तुरंत हमारे पास कोई ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं होता है। वो बाद में हो सकता है, या मेहनत करनी पड़ेगी, 5 मिनट क्लास डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को कैसे इग्नोर मारना है, इसकी आदत डेवलप करनी है। इस दुनिया में कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। हाँ, चलिए, जब तक हम भी बस, तो आनंद लीजिए जीवन में, और कभी किसी के कहे हुए लफ्जों से परेशान मत होइए। बहुत मोहब्बत से नेगलेक्ट करिए। और हाँ, हमारे पास ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है एकदम खुला। जरूर बच्चा, जरूर। बहुत बहुत आप आपका हार्दिक आभार कि आप ये गुरु वाला भाव हमें देते हैं। आप सबको सप्रेम प्रणाम आपका। आ, नहीं, प्लस क्लास यूट्यूब पर नहीं होगा बच्चा, प्लस क्लास नहीं होगा। यूट्यूब का जो हमारा चैनल है वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ ये कक्षा आपको आनंददायी लगी होगी, और प्रतिदिन 8 से 9 हमारी इसी निरंतरता में बने रहिए, आते रहिए। हमें अच्छा लगता है आपके साथ यूं ही बतियाना। और असल में यूपी वाली क्लासेस में अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। बिहार में अभी बहुत सारे नए लर्नर जुड़ रहे हैं। तो वही वो यूट्यूब वाला कल्चर है उनके भीतर, तो उस कल्चर में वो यहाँ आकर के अपनी भड़ास निकालते हैं। तो मैं उनको धीरे धीरे मोहब्बत से ट्रेन करना चाहता हूँ। ब्लॉक करना एक ऑप्शन होता है, लेकिन सीधे ब्लॉक करने में मजा नहीं आएगा। धीरे 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 ट्रेन कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। बच्चा, फोन कर लो जब भी, जब जरूरत लगे। मेरी क्लास का टाइम ना हो, आप निसंदेह फोन हमसे कर लें। हम आपको जो भी आपकी समस्या होगी उसका प्रॉपर उचित निराकरण करेंगे। ठीक है, चल।
उम्मीद करता हूँ यह कक्षा आपको एक पोयम एक 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 शेर मैंने लिखा था मजदूर दिवस पर, वो शेर सुन लीजिए और आज की बात खत्म करता हूँ। शेर है, क्या बात है, एक एक शेर, बड़ा गजब शेर बोले अंगद। एक शेर हमने लिखा था अभी मजदूर दिवस वाले दिन कि मुसलसल मुसलसल जिंदगी के दर्द ढोकर, मैं लिखता भी हूँ, मुसलसल जिंदगी के दर्द ढोकर, मुसलसल माने लगातार, लगातार मुसलसल जिंदगी के दर्द ढोकर ये दिल मजदूर जैसा हो गया है। मुसलसल जिंदगी के दर्द ढोकर ये दिल मजदूर जैसा हो गया है। तो साहब जिंदगी के दर्द ढोते ढोते उस मई दिवस वाले दिन हमारे मन में ख्याल आया कि ये जिंदगी में दिल की मजदूरी लिखी जाए, तो ये शेर रहा। और इसके साथ करता हूं अपनी बात को खत्म और मिलते हैं कल रात 8 से 9। हम कल हम वर्ण पढ़ाएंगे, आना भूलिएगा नहीं प्रतिदिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में अगली कहानी, तब तक के लिए जय। हाँ हाँ, श्रृंगार भी लिखता हूँ बच्चा, श्रृंगार भी लिखता हूँ। प्लीज हाईली रिक्वेस्टेड टू ऑल, मर्यादा बनाए रखें। बहुत शुक्रिया ऋषभ बाबू। अच्छा शायर हमारी संगत में बहुत बिगड़े हैं। हाँ, लॉकडाउन में सब बेकार जैसा हो गया, बहुत बढ़िया। हमारी संगत में कई कवि हो गए हैं, आप भी बिगड़ जाएं। चलिए चलिए फिर करता हूँ खत्म, यही मिलते हैं अगली बार हम। जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय। नहीं नहीं, बिगड़ने का मतलब कविताएं उताएं लिखने को दुनिया बिगड़ना कहती है ना। नहीं नहीं, उचित क्या रे, सब उचित क्या, मन के भाव कह देने चाहिए। लेकिन ये मुझे देख करके ये मुस्कुराना आदत डालिए कि जब सामने वाला कुछ कह रहा हो और आप सामने सामने जा नहीं सकते, मन का संतुलन मत बिगाड़िए, मुस्कुराते रहिए, ज्यादा आनंद है। चलिए आज के लिए इतना है, गुड नाइट, शब्बा खैर, खूब खुश रहिए। चलिए फिर बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अरे गजब, शायर बन गए हो भावेश, बहुत बढ़िया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।